पहला कमरा जिठानी का। रात के 8 बजे जहां बाकी सब घर शांत थे, वहां शर्मा निवास से जोरों की आवाजें आ रही थी। फूट गए रे भाग्य, फूट गए। न जाने वो कौन सा दिन था जिस दिन मैं इस घर में ब्याह करके आई थी। बिस्तर तक नसीब नहीं होता यहाँ। तुम तो ठीक ही जगह आई थी वृंदा, मेरी तुलसी में सही आंगन में ही रोपी गई थी। अब धीरे धीरे लोग अगर घर में भीड़ बढ़ा देंगे तो ये दुर्दशा तो होगी। औरतों के मामलों में आप क्यों बोल रहे हैं भैया? फिर तो मेरी बीवी पागल है जो खुद ही आप दोनों से अकेली लड़ रही है। वो भी चाहती तो इस मामले में मुझे ले आती, पर नहीं, उसके संस्कार ऐसे नहीं है। और अब अगर आप हमें भीड़ और भाभी को तुलसी कह रहे हो तो आपको अपनी तुलसी आंगन में रखनी चाहिए ना। उसके लिए कमरा क्यों तलाश कर रहे हो? देख लिया माँ, देख लिया, ये भाभी को बेघर करने की बात कर रहा है। और तुम कहती थी कि सुमित तुम बड़े भाई हो, थोड़ा चुप रहकर बातों को नजरअंदाज किया करो। छोटों को शैतानियां करना शोभा देता है और बड़ों को माफ करना। ये देखो कैसी शैतानियां कर रहा है तुम्हारा बेटा। मुझे बोलते बोलते वृंदा तक आ गया। अपने घर को छोड़कर इस घर में यही सब सुनने आई थी क्या? ये घर की बड़ी बहू तो मेरी वृंदा ही है। सबसे पहले ये इस घर में आई थी तो कमरा इसे मिल ही चुका था, तो ये अपने कमरे की कुर्बानी क्यों देगी? जो बाद में आए वो दे कुर्बानी। फिर तो उस हिसाब से मैंने भी अपना कमरा पहले ही ले लिया था। सबसे आखिर में तो नंदिनी आई है। सबके पति उनके लिए लड़ रहे हैं, आप कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? कब तक खून खोलेगा आपका? यहाँ बस आंगन में जाने की बात पर जेठ जी इतना भड़क पड़े, और यहाँ 6 महीने हो गए मुझे हॉल में सोते पर आप एक शब्द नहीं बोले। अगर बड़े बोल रहा है तो तुम उनकी 2 बातें सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? गल जाओगी क्या तुम? घर में अगर 3 ही कमरे हैं तो किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही ना। बड़ी भाभी ने एक कमरा ले लिया, छोटी भाभी ने एक, और मम्मी पापा ने एक। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक गाड़ी है, उसमें सोओगी? बोलो। लो जी, फिर बात ही खत्म होगी। फिर तो कलेश का कोई कारण ही नहीं बचा। मेरा पति तो दातार है, दातार। वो तो खुद ही चाहता है कि नई नई शादी के बाद भी उसकी बीवी सभी के सामने घर के हॉल में सोए। तो यही सही। बाहर होती हुई लड़ाई के बीच सुबोध अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही सुबोध के कमरे का दरवाजा खुलता है, सभी चुप हो जाते हैं। कुछ चाहिए था क्या पापा? पानी भिजवाऊं कमरे में? रात के 10 बज रहे हैं, टीवी पर CID आने वाली है, देखना नहीं है क्या तुम लोगों को? 10 बज रहे हैं, बताओ, पता भी नहीं चला। क्या 10 बज गए? तुमने बताया क्यों नहीं मम्मी? आइए पापा, आइए, यहाँ बैठिए। और पूरा घर लड़ाई झगड़ा झंझट भूलकर टीवी देखने में लग जाता है। 10 से 11 बज जाते हैं, फिर 11 से 12 और 12 से 2। ये सब देखकर नंदिनी खुद ही खुद में कुड़ती जाती है। एक तो अपने ससुराल में एक कमरा नसीब नहीं हुआ, हॉल में तो सोती हूँ मैं, उसमें भी 3-3 बजे तक ये सब मिलकर टीवी देखते रहते हैं। तो सोऊं कैसे मैं? ऊपर से मेरा पति जिससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब बात हो क्या, नाश्ते की ड्यूटी मेरी है ना। अरे भाई, अगर नींद ही पूरी नहीं होने दोगे तो नाश्ता नसीब कैसे होगा? अब देखती हूँ सभी के पति ऑफिस कैसे पहुंचते हैं। अगली सुबह सभी भागते दौड़ते अपने अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाते हैं। टेबल पर बैठा सुबोध अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। ये बहू अभी तक जागी नहीं, जरा जगाइए। अरे मैं क्यों जगाऊं, आप जगाइए। मुंह ढककर सो रही है, ऐसे मैं जाकर उसे उठाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैंने उसे 2 बार आवाज़ दी है पर बहू उठी नहीं। ज़रा देखिए कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है। शकुंतला नंदिनी के पास जाती है और उसे आवाज़ लगाती है, पर नंदिनी नहीं उठती। शकुंतला उसे हिलाती भी है, फिर भी नंदिनी नहीं उठती। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। इसके चेहरे से चद्दर हटाती हूँ। मम्मी जी, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। रात के 3 बजे तक सब टीवी देख रहे थे। 4 बजे मैं सोफे पर लेटी, 5 बजे मेरी आंख लगी। अब आप ही बताइए 2 घंटे में कैसे नींद पूरी होगी? बहू चाय। देख, तेरे पापा जी चाय मांग रहे हैं। अपनी कहानी बाद में सुनाना, अभी चाय बना ले। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। और जानबूझकर नंदिनी चाय में नमक डालकर अपने सास ससुर को परोस देती है, जिसे मुंह लगाती ही शकुंतला थूक देती है। छे, क्या चीज है ये, नमकीन चाय? बहू, तूने गलती से शक्कर की जगह नमक डाल दिया है चाय में। ये कहकर जैसे ही शकुंतला अपनी बहू की तरफ मुड़ती है, वो देखती है ये नंदिनी तो खड़ी खड़ी सो रही है। तभी वहां सुमित आता है। बन गया टिफिन? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई जेठ जी, मैं तो बस अभी उठी ही हूँ, आप बाहर खा लीजिएगा। और इसी तरह नंदिनी रोज नाश्ते के वक्त सोती ही रहती। मैं समझती नहीं क्या ये सब तेरा ड्रामा है नंदिनी? मैं तो अपने हिस्से का खाना बना देती हूँ। और मैं भी
और हमारे हिस्से में बना हुआ खाना तुम मुंह मोड़ कर खा भी लेती हो और अपने टाइम नींद ही नहीं खोलती। ये सब ना दोगलापंती है। तो मुझे कमरा दीजिए तो दोगलापंती छूमंतर हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। अगर मैं वक्त पर सोऊंगी तो वक्त पर उठ भी तो जाऊंगी। कर लेते हैं शफल। 2 रूम है और हम 3 कपल हैं। एक रोज कोई एक कपल हॉल में सोएगा तो अगले रोज कोई और इस तरह मेरी भी नींद पूरी होती रहेगी और आप सबको नाश्ता भी मिलता रहेगा। और फाइनली यही डील फाइनल हो जाती है और आज हॉल में सोने की बारी आती है वृंदा और सुमित की। रात के 3:30 बजे। मम्मी, हॉल की ये लाइट बंद नहीं होगी क्या? अगर ऐसे ही लाइट में सोऊंगा तो सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलेगी। अब क्या करे बेटा, तुझे तो फिर भी सोफ़ा नसीब हुआ है। मैं तो यहाँ ज़मीन में सो रही हूँ, पीठ अकड़ गई मेरी तो यहाँ ऊपर सोने वाले भी कोई चैन से नहीं सो रहा है। एक करवट लेता हूँ और नीचे जाकर गिरता हूँ। तुम जाकर ऊपर सो जाओ, मैं ज़मीन में सो जाऊँगा। बताओ, 4 तो अभी बज गए, 6:30 बजे तक मुझे फिर से उठना है। हे भगवान, कहीं ऑफिस ना छूट जाए। और इसी तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर करके वृंदा का परिवार अपनी रात गुजारता है। नींद ना पूरी होने के कारण ना ही मोनू स्कूल जा पाता है और ना ही सुमित ऑफिस। पर वृंदा की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अभी तो पूरा दिन बाकी था, क्योंकि आज रात को जब तक प्रिया अपना कमरा छोड़ती नहीं तब तक वृंदा को हॉल को ही अपना कमरा मानना था। क्या हालत हो गई। भरी दोपहरी में खाना बनाने के बाद भी मैं 2 मिनट अपने कमरे में जाकर पीठ सीधी भी नहीं कर पाऊंगी, और हॉल में जाकर लेटूं तो कैसे? पापा जी पहले ही वहां पर डेरा जमा कर बैठे हैं। ऐसे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तभी किचन में अंगड़ाई लेती हुई नंदिनी आती है। क्या अच्छी नींद आई, कमरे में मजा ही आ गया। क्या बात है भाभी, आपका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है। लगता है नींद अच्छी नहीं हुई आपकी। अरे ये क्या, आपकी तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए एक ही दिन में। लगता है आपके तोते उड़ गए हैं भाभी। नंदिनी वृंदा को ताने दे ही रही थी कि तभी हॉल से मोनू के रोने की आवाज़ आती है। मोनू की आवाज़ सुनकर वृंदा हॉल में जाती है। यहाँ सामने तो टीवी चल रहा है मम्मी, कैसे करूँ होमवर्क? ऐसे में आज स्कूल नहीं गया और होमवर्क भी नहीं हुआ तो टीचर मुझे डबल मारेगी। ये सब सुनकर प्रिया और घबरा जाती है। हे भगवान, लगता है हॉल में सोना ही बहुत डेंजरस है। आज रात को मेरा नंबर आ जाएगा, क्या करूँ मैं? नहीं, मुझे नहीं सोना हॉल में। सुशील से इस बारे में बात करनी होगी, कोई और उपाय निकालना होगा। मैं अपना कमरा नहीं छोड़ने वाली भाई। और रात को जैसे ही सुशील घर आता है हो जाती है डिस्कशन शुरू। हम कमाते ही क्यों है मम्मी, जब इस तरह किसी को हॉल में सोना पड़े? मुझे तो ये सही नहीं लगता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। कब तक ये शफलिंग का खेल चलेगा? हॉल में सोने की बारी जब आपकी पत्नी की आई तो आपका दिमाग कैसे चलने लगा भैया, हैं? वहीं जब इतने दिनों से मैं हॉल में सो रही थी तब आप लोगों को मेरा दर्द दिख नहीं रहा था। हमारा भी तो सोचिए मम्मी जी, हमें भी तो अपना परिवार बढ़ाना है। हॉल में सोकर कैसे बढ़ेगा परिवार? अब मैं क्या बोलूं, हमने तो जी लिया अपनी जिंदगी। मैं तो जब इस घर में आई यहाँ एक कमरा भी नहीं था, फिर भी रह रहे थे ना हम। फिर तुम्हारे पापा जी ने कड़ी मेहनत की और घर बनाया। अब तुम लोग भी बनाओ, तुम लोगों को जो समझ में आता है करो। तो ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं एक कमरा। कुछ दिन की ही तो दिक्कत आएगी, पर ये कमरे की मारा मारी तो ख़त्म हो जाएगी। और अगले दिन सुमित जाकर बिल्डर को बुला लाता है। ये देखिए भैया, यही घर है, इसी को इस तरह रीडिज़ाइन करना है कि एक और कमरा निकल सके। आप देख रहे हैं ना कितना पुराना घर है हमारा और कितने गलत ढंग से बना हुआ है। इतने बड़े बड़े बाथरूम और कमरा गिन के 3। बस 4 कमरे निकलवाने हैं ना, हो जाएगा। और कुछ नहीं बेटा, तू बस कमरा बनवा दे और ये रोज़ रोज़ के कलेश को निपटा दे। बिना देर किए बिल्डर काम शुरू कर देता है और 2 महीने के अंदर अंदर वृंदा का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। आज मैं आपको आपका घर वापस सौंपता हूँ। बिल्कुल आपके कहे अकॉर्डिंग बनाया है घर। आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। कैंची उठाइए और रिबन काट कर घर के अंदर जाइए। घर की चारों औरतें एक साथ रिबन काटती हैं और अंदर जाती हैं। अंदर जाते ही अपनी आंखें चारों ओर घुमाने लगती हैं। तभी उसकी नज़र घर के सबसे बड़े कमरे पर पड़ती है और बिना देरी किए वृंदा तुरंत जाकर अपना सामान उस कमरे में रख देती है। लगता है बिल्डर ने गलती से एक कमरा मिनी हॉल जितना बड़ा बना दिया है। मुझे क्या है, मैंने तो अपना रूम चूज़ कर लिया। अब इस कमरे में टीवी भी लगवा दूंगी, प्राइवेसी ही प्राइवेसी होगी। यहाँ वृंदा अपने कमरे को निहार रही थी तो वहाँ हॉल में ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। ये क्या है? ये रूम तो रसोई से भी छोटी है। कैसे बिल्डर को लेकर आए थे भैया आप?
ये लो, ये तो स्टोर रूम बनाकर चला गया वो बिल्डर। पहले तुम रूम के लिए परेशान थी, अब रूम मिल गया तो उसमें भी प्रॉब्लम। वो बात नहीं है देवर जी, हॉल भी छोटा, कमरे भी छोटे, तो एरिया गया कहाँ? उस कमरे में जहाँ जेठानी जी जाकर जम गई हैं। हे भगवान, नए घर में भी इन्हें लड़ना है। मैं जा रही हूँ सोने, तुम तीनों तब तक अपने अपने कमरे चुन लो। और जैसे ही शकुंतला और सुबोध सोने जाते हैं, हो जाता है शुरू भीषण संग्राम। कमरे मेरी मेहनत के कारण बन पाए, मैंने दिमाग लगाया तब जाकर सभी को समझ में आया कि हमें एक और कमरे की जरूरत है। और कमरा बनाने का आइडिया पति का था, तो कमरे में घुसकर आप कैसे बैठ गई? आपने पूछा भी एक बार हमसे? पुराने वाले नियम कायदे पुराने घर के साथ चले गए। भाभी ये नया घर है, इसमें कौन सा कमरा किसका है ये आप कौन होती है तय करने वाली? क्योंकि कमरा बनाने का आइडिया मेरे पति का था, तो इस कमरे में मैं ही रहूंगी। पर शायद तुम भूल गई हो प्रिया, इस घर को बनाने के लिए बिल्डर मेरा ही पति लेकर आया था, तो इस कमरे में तो मैं ही रहूंगी। और झट से वृंदा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। नंदिनी और प्रिया करते भी क्या, वो घर के कामकाज में लग जाती हैं। फिक्र मत करो नंदिनी, रात का खाना खाने तो बाहर आएगी ना भाभी। जैसे ही बाहर आएगी हम उसके कमरे में घुस जाएंगे। हम दोनों में से वो कमरा कौन लेगा वो तो बात की बात है, पहले एक दुश्मन को दूर भगाने के लिए हमें साथ होना होगा। पर वृंदा तो होशियार थी, वो खाना लेने बाहर आती ही नहीं, उल्टा सुमित से खाना कमरे में मंगवा लेती है। ये सही किया वृंदा तुमने। अब जब भी तुम्हें कमरे से बाहर निकलना होगा मैं अंदर रहूंगा, और जब मुझे निकलना होगा तुम अंदर रहना। पर ऐसा कब तक होता? रात के वक्त सभी के साथ बैठकर सुमित टीवी देख रहा था। इसी बीच वृंदा को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। सब कुछ ठीक किया उस बिल्डर ने, बस एक अटैच बाथरूम भी बना देता इस कमरे के साथ, तो मुझे किसी भी कारण बाहर निकलना तो नहीं पड़ता। पर अब क्या करूं, कॉमन वॉशरूम में ही जाना पड़ेगा। सुमित फोन भी नहीं उठा रहा, टीवी में घुसा बैठा है। क्या करूं, चली जाऊं। चली ही जाती हूँ, सबका ध्यान टीवी पर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही वृंदा टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकलती है, फट से उसके कमरे में प्रिया जाकर बैठ जाती है। टॉयलेट से लौटने के बाद जैसे ही वृंदा अपने कमरे में प्रिया को देखती है फिर क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं। धोखा दिया ना आपने मुझे भाभी, कर लिया ना कब्जा कमरे पर। जब तुम्हें मौका मिले तब तुम भी कर लेना कब्जा। पर तुम ऐसा कैसे कर पाओगी, बुद्धि जो मोटी है तुम्हारी, और ऊपर से तुम्हारा पति जो तुम्हारा है ही नहीं। देख लिया नंदिनी, ये बीच की बहू बीच की ही निकली, किसी की नहीं है ये। और नया कमरा बनने के बाद भी शर्मा निवास का माहौल तो वैसा का वैसा ही रहता है। तीनों बहुएं हर वक्त जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती और बड़े कमरे पर नजरें गड़ाए बैठी रहती। बड़ा कमरा लेने के चक्कर में तीनों में से कोई ना ही घर में कोई खाना बनाती, ना ही कोई दूसरा काम करती। रोज रोज की कलेश से परेशान होकर शकुंतला अपनी बेटी नैना को घर बुला लेती है। नैना अपनी तीनों भाभियों को एक साथ बिठाकर उनसे एक एक उनकी प्रॉब्लम पूछती है। आप बताइए भाभी, क्या मसला है? अरे कोई मसला नहीं है दीदी, दुख तो बस इस बात का है कि ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी पड़ रही है, क्योंकि मम्मी जी मेरे साथ खड़ी नहीं है ना, जबकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। वो चाहती तो सीधे सीधे ये कमरा मुझे दे देती, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस घर में बड़ी बहू अगर मैं हूँ तो पहला कमरा चुनने का हक भी तो मेरा ही हुआ ना। चुन लिया मैंने कमरा और मार दिया उस पर ताला, तो क्या हो गया? ये तो गलत हुआ ना दीदी, अगर भाभी कमरे में ताला ही मार देगी तो हमारा तो चांस गया। जैसे भाभी इस घर की बहू है, हम भी तो इस घर की बहू हैं। ऊपर से भाभी तो खाली हाथ आई थी अपने मायके से, और मैं क्या क्या कुछ नहीं लाई इस घर के लिए। ये सोफा, टीवी, रसोई की फ्रिज, क्या क्या नहीं लेकर आई थी मैं। उस हिसाब से क्या मम्मी जी को ये कमरा मुझे नहीं सौंप देना चाहिए? और मैं दीदी, क्योंकि मम्मी जी नहीं चाहती थी कि मैं ऑफिस जाऊं, मैंने सगाई होते ही ऑफिस छोड़ दी, वरना मैं अपनी सैलरी से भाड़े का घर ना ले लेती। अगर मैंने मम्मी जी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो क्या ये कमरा उन्हें मुझे नहीं देना चाहिए? ऐसे भी शादी के 6 महीने तक तो मैं हॉल में सो रही थी। बात तो आपकी सही है, मैं बात करती हूँ मम्मी से, ये सब उनके कारण ही तो हो रहा है। और नैना सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनके कानों में कुछ कहती है, जिससे सुनते ही शकुंतला खड़ी होकर अपने कमरे से बाहर आती है और सभी से ऐसा कुछ कहती है जिसके बाद ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इतने हंगामे में मैं तो ये कहना ही भूल गई कि बिल्डर को बड़ा कमरा बनाने के लिए मैंने ही कहा था। मेरे लिए तो उस कमरे का ताला खोल दो बड़ी बहू, क्योंकि उस कमरे में तो मैं रहूंगी और तुम तीनों छोटे छोटे कमरों को आपस में बांट लो। भाभी ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो ये कमरा हमारे पास ही रह जाता। देख लिया तूने,
आखिर में जिठानी ही सगी हुई ना, बिल्ली की लड़ाई में बंदरिया ले गई ना रोटी। मैं भी तो आपकी देवरानी हूँ भाभी, मुझे भी तो गले लगाइए। और अपने दुख को बांटने के लिए तीनों देवरानी आपस में गले लग जाती हैं। जिस बात की लड़ाई थी अब वो बात भी नहीं रह गई, तो लड़ाई होती भी कैसे। इस दिन के बाद से शर्मा परिवार का कलेश नैना के चालाक दिमाग के कारण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।